आज हम लोग यहाँ क्लास 10th के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं वैदिक मैथ्स। फर्स्ट प्रश्नावली आपकी वैदिक मैथ्स है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट देखा जाए, आपका इम्पोर्टेंट होता है निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए। निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना है तो उसका सूत्र आपका उपादानांक फिर कोष्टक में संख्या प्लस विचलन, कोष्टक बंद, फिर स्लैश और विचलन का स्क्वायर। सेकंड आपका निखिलम से घनफल निकालना है, उपादानांक का स्क्वायर, नंबर प्लस विचलन इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, स्लैश उपादानांक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। ये निखिलम विधि से वर्ग और घनफल ज्ञात करने के बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ध्रुजांक विधि। जैसे यहाँ एक सवाल दिया हुआ मैंने 98765 डिवाइडेड बाई 87। यहाँ पे आपका भाजक क्या हो जाएगा 87। अब भाजक के दो टुकड़े किए जाते हैं। फर्स्ट इकाई का जो अंक होता है वो तो मात्र कहलाता है ध्रुजांक, और दहाई का अंक वो कहलाता है मुख्यांक। यहाँ पे मुख्यांक हो गया आपका 8 और ध्रुजांक हो गया 7। ध्रुजांक ध्वज यानी होता है झंडा, तो ध्रुजांक हमेशा ऊपर की तरफ रहता है और मुख्यांक हमेशा नीचे रहता है। ध्रुजांक विधि में भाग लगाने के लिए हम 3 खंड बनाते हैं। यह होगा फर्स्ट खंड, सेकंड खंड और थर्ड खंड। जितना मुख्यांक होता है उतने ही नंबर को थर्ड खंड में एक निकाला जाता है। जैसे आपके मुख्यांक का एक अंक आ रहा है यहाँ पे, तो थर्ड खंड में भी जिसमें भाग देना है उसके एक अंक को पीछे निकाल दिया। अब हम फर्स्ट मुख्यांक से भाग देंगे। मुख्यांक कितना है आपका 8 में 9 का डिवाइड करेंगे। ये देखो यहाँ किया गया नीचे 9 में जब 8 का डिवाइड किया तो भागफल आपका 1 आया, शेषफल भी 1 आया। भागफल को ऊपर और शेषफल को नीचे लिखा जाता है। सेकंड नया नंबर क्या हो गया हमारे पास है 1 और 8 18। अब जो भी नया नंबर प्राप्त होता है उसको संशोधित किया जाता है, वो संशोधित भाज्य कहलाता है। संशोधित भाज्य का फॉर्मूला है आपका नया भाज्य कितना हो गया 18 माइनस भागफल। पहले भागफल कितना आया था 1 इंटू ध्रुजांक कितना है 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 और 18 में से 7 गया तो 11। आपका नया भाज्य क्या हो गया, आपका नया भाज्य में प्राप्त हुआ है 11 में अगेन अब 11 में 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 11 को 8 से डिवाइड किया तो आपका भागफल अगेन 1 आया और शेषफल आया 3। शेषफल को ऊपर रखा जाता है, भागफल को नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नया नंबर क्या प्राप्त हुआ हमें यहाँ नया नंबर प्राप्त हो रहा है 37। जो भी नया नंबर प्राप्त होता है उसे पुनः संशोधित किया जाता है। 37 माइनस भागफल आपका 1 आया था और ध्रुजांक कितना था 7। 1 इंटू 7 आगे आंसर आएगा 30 में 8 का डिवाइड करोगे तो आपका भागफल आया 3 और शेषफल आया 6। भागफल को अगेन नीचे लिखा जाएगा, शेषफल ऊपर लिखा जाएगा, तो 6 ऊपर लिख लिया। हमें नया नंबर क्या प्राप्त हुआ 66। जो भी नया नंबर प्राप्त होता है, नई संख्या प्राप्त होती है, उसे संशोधित किया जाता है। संशोधित करेंगे तो 66 माइनस भागफल कितना है 3 और आपका ध्रुजांक कितना है 7। 3 इंटू 7 21। 66 में से 21 गए तो आपके 45 बचे। नेक्स्ट 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भागफल भी 5 आएगा और शेषफल भी 5 आएगा। जो भागफल हमने 5 यहाँ लिख लिया और शेषफल 5 यहाँ लिख लिया। तृतीय खंड में जाने के बाद में सिर्फ संशोधित किया जाता है, भाग नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ संशोधित करें, नई संख्या हो जाएगी हमारी 55। संशोधित के 55 संशोधित करने के लिए भागफल इंटू ध्रुजांक करते हैं। भागफल आपका 5 है, यहाँ पे ध्रुजांक 7 है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर तो 35 और 55 में से अगर 35 जाता है तो आंसर आएगा 20। द्वितीय खंड में जो प्राप्त होता है हमें प्राप्त होता है वो तो हमारा कहलाता है भागफल। जो तृतीय खंड में प्राप्त होता है वो हमारा आंसर होता है शेषफल। इस प्रकार से ध्रुजांक विधि को हल किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट निखिलम विधि से भाग करना है। 1111034 में 889 का डिवाइड करना है। जो जिसका भी भाग देना है
उसका आधार माना जाता है। जैसे 889 के आधार हम मान लेंगे 1000, 1000 में से 889 गए तो घटाएंगे तो 111 प्राप्त हुआ। ये हमारी पूरक संख्या कहलाती है, पूरक संख्या। अब यहाँ भी 3 खंड माने जाते हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। प्रथम जिसका भाग देना है, सेकंड जिन संख्याओं का भाग देना वो उनका अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, हमने जो पूरक संख्या थी वो यहाँ लिख ली। अब सेकंड खंड से हम एक नंबर को उतारते हैं, एक, और एक को इन सभी पदों के साथ में वापस मल्टीप्लाई किया जाता है, जो एक 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 यहाँ लिखा। सेकंड स्टेप में हम इनको उतारते हैं, 1 और 1 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 का अगेन सबसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। तृतीय खंड में हम इनको जोड़ देते हैं अगेन वापस, एडजस्ट करके बता रहा हूँ। तृतीय खंड में इसको जोड़ते हैं, 2 3 और 1 4 को वापस पुण्य सबसे 1 करके मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 1 1 यहाँ प्राप्त होगा। और अंतिम पड़ाव में इनको आपस में सबको जोड़ दिया जाता है। आपस में जोड़ने पर जो सेकंड खंड से प्राप्त होगा वो हमारा भागफल, और जो तृतीय खंड से प्राप्त होगा वो हमारा शेषफल होगा। इसी आधार पर परावर्तित आधारित विधि जो भाग विधि है, इसे भी हल किया जाता है। इसमें सिर्फ अंक को परिवर्तित किया जाता है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसे नेगेटिव में चेंज किया जाएगा, और नेगेटिव नंबर आता है तो उसे पॉजिटिव में चेंज करता है। बाकी इसका तरीका, हल करने का तरीका वही रहता है। नेक्स्ट, वैदिक गणित में ही सूत्र परावर्तित योजित पक्षांतरण और समायोजन करने का तरीका है। इसमें प्रथम अनुप्रयोग, अगर सवाल इस मेथड से आता है तो हमारा सूत्र ये लगेगा। द्वितीय अनुप्रयोग, सवाल इस प्रकार से आता है तो हमारा सूत्र ये लगेगा। तृतीय अनुप्रयोग, अगर सवाल x प्लस है, x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस डी इस प्रकार से आता है तो सूत्र ये लगेगा। और चतुर्थ अनुप्रयोग, यदि सवाल अंश बटा हर में m अपॉन एक्स प्लस है प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी की फॉर्म में आता है तो हमारा सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगे माइनस का चिन्ह लगेगा, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, और इस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्नावली की, सेकंड प्रश्नावली, जिसमें लसाव व मसन निकालना, जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। सेकंड सवाल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार कोई भी संख्या आ सकती है, √3, √5 + 3 हमें सिद्ध करना होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। और नेक्स्ट लास्ट आता है कि बताइए कि निम्न संख्या शांत है या अशांत। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई दो संख्या है जो बटे में दे रखी होगी आपको, जैसे इस प्रकार से देखा है 15/20, जो हर की संख्या होती है या अंश का उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ इसका उपयोग नहीं किया जाता है। हम ओनली फॉर किसका उपयोग करेंगे यहाँ पे, ओनली फॉर हर की संख्या जो आपके हर है उसका उपयोग किया जाएगा। हर कितना है आपका 20 के हम टुकड़े करेंगे, 20 में 2 का डिवाइड 10 टाइम, 10 में अगेन 2 का 5 टाइम, 5 में 5 का 1 टाइम। जो गुणनखंड करने पर जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या थी हमारे यहाँ पे, हम संख्या बताते हैं 2 × 2 × 5। जो संख्या हमें 2 और 5 के गुणज में प्राप्त होती है वो शांत संख्या कहलाती है। 2 या 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए, या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए तो वह अशांत संख्या होती है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो, हरों का गुणनखंड करने पर वह 2 की पावर m या 5 की पावर n, 2 और 5 के गुणज में प्राप्त हो तो वह प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत। नेक्स्ट, थर्ड प्रश्नावली, बहुपद, द्विघात बहुपद की बात करें। यहाँ पे हम कोई सवाल इस प्रकार से दे रखा है, जिसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ है x² + bx + c = 0। अगर शून्यांकों का योग ज्ञात करना है तो -b/2a। मैं एक सवाल करके बता देता हूँ आपको, जैसे इस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पे 3x + 5, 3x² + 5x - 1, इस प्रकार से दे रखा है। और शून्यांकों का योग ज्ञात करना है, यहाँ पे सूत्र क्या है, माइनस, हम माइनस लगाएंगे, फिर b। अब इस पद में देखा जाए तो b क्या होगा हमारा, माइनस का प्लस का 5, ये हो गया 5/a। ए का मान कितना है यहाँ पर 3/3। इस प्रकार से शून्यांकों का योग ज्ञात किया जाता है। अगर शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है यहाँ पे, c/a। हमारा जो c था वो नंबर आ जाएगा, और a जो x² को गुणांक होगा वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट, भागफल व शेषफल ज्ञात करना, गुणनखंड विधि से हल करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
और नेक्स्ट बात आती है हमारे पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य विधि। पूर्ण वर्ग विधि 5 स्टेप, इनको याद रखना पड़ेगा और इस तरीके से आप आसानी से किसी सवाल को हल कर सकते हैं। और सेकंड होता है श्रीधर आचार्य विधि, इसमें b² - 4ac सब सर्वप्रथम इस सूत्र से निकाला जाता है। अगर मूल वास्तविक हो तो उसके अलावा उसके आगे ये सूत्र लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो राजस्थान बोर्ड 10th क्लास में 6 नंबर का आता है। यहाँ से 6 नंबर के सवाल आते हैं आपके लिए, जो एक सिंपल से ग्राफ में मान रख के मान निकालना पड़ता है और ग्राफ का डायग्राम बनाना पड़ता है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की। इस प्रकार से कोई आपकी श्रेणी दे रखी होगी ABCD, यहाँ कोई नंबर दे रखा होगा, तो फर्स्ट नंबर होगा वो आपका प्रथम पद ए कहलाता है, द्वितीय पद जो सेकंड नंबर होगा द्वितीय पद कहलाता है। और सार्वंतर निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाएगा तो आपका सार्वंतर आ जाएगा, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। ये समांतर श्रेणी की बात होगी। अगर समांतर श्रेणी में nवां पद निकालना है तो उसका सूत्र होता है n = a प्लस कोष्टक में n - 1 और d। सूत्र में हमें पता है प्रथम पद, n कौन सा पद निकालना जो दे रखा है वो, और d यहाँ से आ जाएगा ये सार्वंतर। नेक्स्ट समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना। योगफल ज्ञात करने का सूत्र है Sn = n/2 कोष्टक में 2a प्लस अगेन कोष्टक n - 1 कोष्टक क्लोज d और बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ भी हम देखेंगे n = क्या होता है, ये n = जो संख्या दे रखी हुई जिस पद का मान निकालना है वो a हम जानते हैं प्रथम पद, n कौन सा पद है और d यहाँ पे सार्वंतर होता है। एक और एक सिंपल सा सूत्र है इसका, यदि अंतिम पद व प्रथम पद, यदि अंतिम पद और प्रथम पद दिया है तो हम Sn = n/2 a प्लस l इस सूत्र के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 6 प्रश्नावली त्रिकोणमितीय सारणी, जिसका हमने पहले की वीडियो में चुके हैं, आप उसे देख के आराम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट 7 प्रश्नावली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, जहाँ से राजस्थान बोर्ड में 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन बड़े आते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन छोटे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इसमें सूत्र है जो आपको याद करने होंगे। sin² थीटा cos² थीटा = 1 होता है, यहाँ से पक्षांतर के 2 सूत्र निकाल सकते हो। sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1 होता है, इनका भी पक्षांतर यहाँ से मान निकलते हो। और cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = 1 होता है, इनका भी पक्षांतर करके 2 सूत्र और बना सकते हो। परिवर्तन के रूप में इस प्रश्नावली में sin थीटा का मान अगर क्या आता है तो sin थीटा का sin थीटा रखेंगे और cos थीटा का मान cos थीटा रखेंगे। tan थीटा की जगह पे हम sin थीटा अपन cos थीटा, cot थीटा की जगह पे cos थीटा अपन sin थीटा, sec थीटा की जगह पे 1 अपन cos थीटा और cosec थीटा की जगह 1 अपन sin थीटा रखा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ सूत्र है इधर नेक्स्ट पेज पर, a + b का होल स्क्वायर, जो हमने छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस 2ab, ये हमने छोटी क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। a + b = a + b का होल स्क्वायर, a + b - b = a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये 7.1 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 7.2 की। sin 90 - थीटा = cos थीटा, cos 90 - थीटा = sin थीटा, tan 90 - थीटा = cot थीटा, cot थीटा 90 - थीटा = tan थीटा, sec 90 - थीटा = cosec थीटा और cosec 90 - थीटा = sec थीटा होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्नावली 8, जो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम के आधार पर जैसे ये एक समकोण त्रिभुज बना रखा है, जो आधार जो नीचे बेस जो नीचे का पार्ट वो आधार कहलाता है। ये 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है और 90 डिग्री जिस एंगल पर मिलता है वो हमेशा लंब कहलाता है। इधर मैंने सूत्र लिखा है sin थीटा = L/A, लाल कलर का इस फॉर्म में इसको याद किया जाता है। sin थीटा = L/K, लंब अपन कर्ण, cos थीटा = A/K, आधार अपन कर्ल, और नेक्स्ट tan थीटा = लंब बटा आधार L/A। इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। आपके
आपके अगर 10th बोर्ड में देखा जाए तो नॉर्मली साइन कॉस टेन से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको इम्पोर्टेंट समझकर याद कर लें। प्रश्नावली का एक और सूत्र होता है कर्न स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इन्हीं सूत्र के बेस पे आपकी 8वीं प्रश्नावली को हल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th प्रश्नावली। एक रेखा की प्रश्नावली ये माना बताना चाहूँगा। जैसे एक रेखा है, एक रेखा है और इस रेखा के मध्य की दूरी निकालनी है, इस रेखा की टोटल दूरी कितनी है ये निकालनी है। इनके लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए आप दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है। माना ये ए बिंदु और ये बी बिंदु है। ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1, बी बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। तो मध्य दूरी निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर लिखना है हमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से दो बिंदु हम बिंदु यही मानेंगे, यहाँ पर बिंदु यही माने गए x1 y1 और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। अब यहाँ समझना दो चीज़ दे रखी है, एक तो दे रखी है मध्य की दूरी और दूसरा मैंने यहाँ दे रखा है आप लोगों को मध्य बिंदु। दो अलग अलग चीज़ होती है। मध्य की दूरी मतलब होता है यहाँ से लगा करके यहाँ तक की दूरी कितनी है, और मध्य बिंदु यानी होता है इन दोनों के बीच का पॉइंट कौन सा है, इन दोनों का मध्य का पॉइंट कौन सा है, ये निकाला जाता है। तो इसलिए निम्न सूत्र जो है लिखे हुआ है इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट माना दो बिंदु x1 y1 और b x2 y2 और इनका अनुपात। माना ये रेखा है, इनके निर्देशांक दे रखे हैं यहाँ पे हम लोगों को, और इनका अनुपात दे रखा है कि ये m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित या बाह्य विभाजित करता है। तो इसके लिए निम्न सूत्र है जिसका उपयोग किया जाता है और निर्देशांक याद किए जाते हैं। इनको लिख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट और याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गई 9 प्रश्नावली तक बात हो गई थी आपके। अब 10 से लगाकर 14 तक की जो प्रश्नावली है, 10 से लगाकर 14 तक प्रश्नावली ज्यामिति प्रश्नावली है, जिसका मैं पहले आपको PDF सेंड कर चुका हूँ। उससे इम्पोर्टेंट समझ कर उतार ले और याद कर ले। अब बात करते हैं 15वीं प्रश्नावली की, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। वृत्त क्या होता है आप जानते हैं, 9th क्लास में हमने इसका अध्ययन किया था। वृत्त का व्यास AB, वृत्त की त्रिज्या OB, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वृत्त की जीवा, वृत्त के केंद्रों को छोड़कर खींची गई रेखा। जीवा किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र को छोड़कर, माना वृत्त का केंद्र O बिंदु है तो उसको छोड़कर खींची गई रेखा कहीं भी खींच सकते हैं। इस प्रकार से ये वृत्त की जीवा कहलाती है। और वृत्त की जीवा पर लंब CD, देखें यहाँ पे वृत्त की जीवा क्या है, CD, लंब डाला गया OD, CD लंब OD। लंब को इस साइन से निरूपित किया जाता है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट, किसी वृत्त की दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये बताया गया है। एक वृत्त है, दो त्रिज्याओं द्वारा जो त्रिज्यखंड काटा गया है त्रिज्यखंड कहलाता है आपका। तो छोटा भाग लघु वृत्तखंड, ये इसका लघु वृत्तखंड, और बड़ा भाग जो होता है, ये बड़ा भाग है, वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। अब आगे नेक्स्ट सूत्र, नेक्स्ट पेज पे वृत्त का क्षेत्रफल πr² जो हम पढ़ चुके हैं। वृत्त की परिधि 2πr। अब कुछ चेंज यहाँ पे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा 360, पाई का मान 22/7, आर का मान जो आर त्रिज्या में दे रखी होगी यहाँ पे, और थीटा जो हम कोण दे रखा होगा, और 360। इस प्रकार से हल किया जाएगा। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई L = πr थीटा 180। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसे निकालने के लिए हम सर्वप्रथम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें से घटा देते हैं तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। और नेक्स्ट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा 360 - 1/2 r² sin थीटा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। 16 प्रश्न की बात करते हैं, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको डायग्राम बना चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये घन, बेलन, शंकु और ठोस गोला, इसकी बात की जाती है। इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इनका आयतन, इनका विकर्ण, इनकी लंबाई, जो सूत्र मैंने यहाँ लिखे हुआ है आप इनको उतार लें और याद कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली जहाँ से 6 नंबर के सवाल आते हैं आपके, माध्य, माध्यक और बहुलक।
मैं यहाँ पे माध्य के सवाल दे रखे हैं। जैसे हमने एक सवाल हल करते हैं। फर्स्ट सवाल, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 और 1,500 मासिक है। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे कितने कर्मचारी काम करें। 5 कर्मचारी काम करें तो उन 5 का वेतन का योग और जितने कर्मचारी हैं या जितने नंबर दे रखे हैं उनका हम डिवाइड कर देते हैं। उनके जो वेतन है उनका योग कर दिया यहाँ पे और उसको 5 का डिवाइड किया। 21,000 में 5 का डिवाइड किया तो क्या आ गया 4,200। नेक्स्ट, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19। 10 संख्या होती है। कितनी संख्या है? 10 संख्या है। तो इन टोटल संख्याओं का योग करके 10 का डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, अब समांतर माध्य सिर्फ अगर नंबर दे रखे होते हैं तो हम इस प्रकार से योग करके हल किया जाता है। अब x और f के गुणज में या हमें वर्ग अंतराल में अगर सारणी प्राप्त होती है तो किस प्रकार से माध्य ज्ञात करेंगे? सर्वप्रथम x और f, जैसे हम इसको हल करते हैं यहाँ पे, अगर हमें x और f के गुणज में दे रखे हैं तो x की सारणी और f की सारणी बनाते हैं और फिर fx दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका सूत्र होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा का ये सिग्मा साइन कहलाता है और सिग्मा का अर्थ होता है संपूर्ण योग। यहाँ सिग्मा fx यानी इसका संपूर्ण योग और नेक्स्ट सिग्मा f अपॉन इसका योग। इसका योग 68 और 28। 68 में 28 का डिवाइड करेंगे तो 3.23 हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे प्राप्तांक यानी वर्ग अंतराल 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 तक के वर्ग अंतराल दे रखे हैं और छात्रों की संख्या f जिसे हम बारंबारता कहते हैं 10, 20, 20, 15 और 5 दे रखे हैं। अगर वर्ग अंतराल दे रखा है तो किस तरह हम समांतर माध्य की गणना करेंगे? सर्वप्रथम देखिए वर्ग अंतराल लिखा जाएगा और बारंबारता। उसके पश्चात मध्यमान x का मान निकाला जाएगा और x का मान निकालने के लिए हम हमेशा वर्ग करते हैं। जैसे वर्ग अंतराल की प्रथम संख्या कौन सी है? 100 और 120 दोनों का योग करेंगे। 100 और 120 अगर दोनों का योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 220 और 220 में अगेन 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? ये यहाँ पे 110। इसी प्रकार से 120 और 140 इनका योग करते हैं 260 होगा। 260 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 130। हमें x का मान निकालने के लिए इसके वर्ग अंतराल का योग करके 2 का भाग दिया जाता है। हमें पुनः f और x प्राप्त होगा। f और x का गुणा करेंगे तो हमें fx प्राप्त होगा और जो हमने पहले हल किया था यहाँ पे वही सूत्र लगा के हमें हल करना है। नेक्स्ट सवाल भी इसी प्रकार का है, आप देखिए इसे हल कीजिए। अब बात आती है माध्य की। नॉर्मल कोई नंबर दे रखा है, सिर्फ संख्या दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ संख्या दे रखी है तो किस प्रकार से माध्य ज्ञात किया जाएगा? तो सर्वप्रथम इन आंकड़ों को आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े रूप में व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पे इनको छोटे से बड़े रूप में व्यवस्थित कर दिया। कुल संख्या कितनी है? माना यहाँ कुल संख्या 10 है तो 10 में हम 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 5। और 5 नंबर की संख्या कौन सी होगी? 26। इस प्रकार से माध्य की गणना कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है हमें 10 पद है, 10 में 2 का भाग दिया तो 5वां पद और 10 में 1 जोड़ दें 10 + 1। हम नॉर्मली इस मेथड को नहीं माना कि आप सिंपल मेथड से बताना चाहूँगा, आप इस मेथड का उपयोग ना करें। 10 संख्याएँ तो 10 संख्या में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। आरोही क्रम में जब हमारे पास हमें 5 नंबर पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई थी? 26। तो हमारा माध्य क्या प्राप्त होगा? हमें 26। नेक्स्ट, x और f में दे रखा है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे CF क्या करेंगे? CF कैसे याद करते हैं? जिसे इनका योग किया जाता है। 8 का 8, 8 में 10, 18, 18 में 11 जोड़ेंगे 29, 29 में अगेन 16 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 20 जोड़ेंगे 65, 65 में 25 90। इस प्रकार से योग करेंगे तो हमें लास्ट n का मान प्राप्त होगा जो हमें हुआ 120। 120 में अगेन 2 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो हमें प्राप्त हुआ 60। अब देखा जाएगा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जिस संचय बारंबारता, इस CF की बात कर रहे हैं, ये संचय बारंबारता कहती है। हमें n
यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। तो 60 से अधिक संचय बारंबारता, देखिए हम 60 से अधिक संचय बारंबारता कहाँ प्राप्त हो रही है, 65, और 65 के सामने x का मान कितना है, 5, तो हमें माध्यक क्या हो गया, 5। इस चीज़ का ध्यान रखना, संचय बारंबारता में सामने के x के मान को गिना जाएगा, न कि संचय बारंबारता को। अब बात करते हैं हम बहुलक की। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार बहुलक राजस्थान बोर्ड के 10th क्लास में पूछा जाता है। बहुलक ज्ञात करने के लिए लास्ट एक सवाल दे रखा है आपको, उसी को हल करता हूँ। बहुलक ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल एफ में दे रखा है, इस प्रकार से सारणी दे रखी होगी आपकी। सर्वप्रथम इसमें देखा जाएगा बारंबारता में बड़ी संख्या कौन सी है। बारंबारता में आपको बड़ी संख्या दे देगी 44, इसको हम फर्स्ट नंबर मान लेंगे, इसके ऊपर वाली को 0 नंबर, इसके बाद वाली को सेकंड नंबर मान लेंगे। ये हो जाएगा F1, F0 और F2। जो हमने 0, 1, 2 माना था, हमारे F0, F1, F2 प्राप्त हुए। नीचे सूत्र दिया गया है, इस सूत्र में इनका मान रखा जाएगा और बहुलक को हल किया जाएगा। L, अब तुमने सबसे पहले माना सबसे बड़ी संख्या क्या थी हमारे यहाँ पे बारंबारता में, 44। 44 के सामने की संख्या जो वर्ग अंतराल है उसमें L क्या है, 40, तो यहाँ पे L का मान 40 आ जाएगा। और H का मान, इन दोनों के बीच का अंतर, 40 और 55 के बीच का अंतर कितना है, 15, तो वो यहाँ लिखा जाएगा और इस प्रकार से गणना करके बहुलक का मान निकाला जाएगा। सभी छात्र इन सूत्रों को, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लें और दिए गए सवाल को हल करें। धन्यवाद।